today we are discussing more about cell membrane. Okay, our today's topic is cell membrane. In previous video we have discussed about cell. Okay, so a cell is a little room or compartment, and we have discussed the basic structure of cell, different discoveries performed by different scientists. On the basis of shape and size, we have discussed unicellular and multicellular cells. Okay, then we are moving towards the parts of a cell. Okay, तो सेल की अगर हम बात करें तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाहर होती है सेल वॉल. अगर हम लोग प्लांट सेल में बात करें तो प्लांट सेल में होती है सेल वॉल, ठीक है, देन सेल मेम्ब्रेन. बट अगर हम लोग एनिमल सेल्स के अंदर बात करें तो एनिमल सेल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वहां पर कोई भी सेल वॉल नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? देखो, अगर हम लोग हमारी सेल मेम्ब्रेन की बात करें, ठीक है, तो वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स जो होंगे उनको क्या करेंगे, एनक्लोज करेंगे. बट सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक ही सेल को एनक्लोज करेगी, ठीक है. और अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल किसके अंदर होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है. और प्लांट सेल के अंदर अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें तो वो क्या देती है, उसे रिजिडिटी यानी टफनेस प्रोवाइड करती है. कौन प्रोवाइड करती है, सेल वॉल प्रोवाइड करती है. और सेल वॉल होती कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल. तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, इट एनक्लोजेस सेल. ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन है तो किसे एनक्लोज करेगी, सेल को एनक्लोज करेगी. सेकेंड पॉइंट, इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और वी कैन से दैट सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. अब सेमी परमिएबल सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है? सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होती है जो एंट्री और एग्जिट करेगी कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की. सभी मॉलिक्यूल्स को बाहर नहीं जाने दे सकती और सभी मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने दे सकती. तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ मेम्ब्रेन that allows only few or particular molecules to enter or exit. ये इस टाइप की मेम्ब्रेन होती है जो कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को ही अंदर आने देगी और बाहर जाने देगी. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इट एनक्लोजेस सेल. सेकंड इज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. थर्ड पॉइंट, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल. ये क्या होती है, एक आउटर मोस्ट लेयर है हमारे सेल की. अब आउटर मोस्ट लेयर है हमारे सेल की तो क्या काम करेगी, ये हमारे सेल को, आउटर मोस्ट लेयर है तो बाहर वाली लेयर जब होती है तो वो क्या करेगी, हमारे सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में कोई डिफरेंशिएशन की एक वॉल लाइक अपीयरेंस फॉर्म करेगी. तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर ये एक सेल मेम्ब्रेन है तो बाहर वाला एनवायरनमेंट हो गया एक्सटर्नल और अंदर वाला एनवायरनमेंट हो गया इंटरनल. तो इंटरनल एनवायरनमेंट को और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अलग अलग रखने के लिए एक मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो ये अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. इंटरनल और आउटर जो सरफेसेस हैं, एनवायरनमेंट है, उनको अलग अलग रखेगी. और इम्पोर्टेंट थिंग कि ये क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. तो आउटर मोस्ट लेयर है तो ये क्या काम करेगी, डिफरेंशिएट करके रखेगी किसको, एक्सटर्नल
एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करके रखेगी, अलग करके रखेगी। डिफरेंशिएट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये तीन काम कौन करेगी, हमारी सेल मेम्ब्रेन करेगी। ठीक है, तो अब हम सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये तो हो गए भाई इसके तीन फंक्शन है, सेल को एनक्लोज करती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है तो ये दो काम करती है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, तो डिफ्यूजन हमने क्या बोला था, इट इज, हमने उसे डिफाइन इस तरीके से किया था, द मूवमेंट ऑफ water molecule or any other solvent molecule from higher concentration towards lower concentration, that is diffusion। ठीक है, तो diffusion को मैं यहाँ पर अगर एक्सप्लेन करूँ तो मैं diffusion को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल लूंगी, वही सेल का एग्जाम्पल लूंगी और सेल मेम्ब्रेन को लेते हुए हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक सेल जिसके बीच में है न्यूक्लियस। ठीक है, अगर हम यहाँ पर CO2 या फिर O2 की बात करें और बाहर वाले एनवायरनमेंट में CO2 या फिर O2, ऑब्लिक मतलब दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर किसको ले रही हूँ, O2 को, और यहाँ पर मैं यहाँ पर CO2 और यहाँ पर मैं O2 का कॉन्सेंट्रेशन ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं CO2 और यहाँ पर O2, ठीक है, इन और आउट, अब अंदर इन और आउट बाहर, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहां पर है, इन, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन, और बाहर कैसा है कॉन्सेंट्रेशन, लो। अब अगर O2 की बात करें तो अंदर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, लो, और बाहर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, हाई। तो मूवमेंट कहां से कहां होगा, O2 कहां से कहां मूव करेगा, हाई टू लो। ठीक है, और CO2 कहां से कहां मूव करेगा, हाई टू लो, और O2 कहां मूव करेगा, हाई टू लो। ठीक है, ये जो O2 है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा और CO2 जो है वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। दिस इज एन एग्जांपल शोइंग द डिफ्यूजन। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि डिफ्यूजन क्या हो रहा है, द मूवमेंट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन चीज समझ में आई। उसके बाद अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस हमने समझा था क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, तो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसकी हेल्प से जो मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का होगा। तो हम इसको अगर एक डायग्राम से मैं शो करूं तो मैं कैसे शो कर सकती हूँ, ये सेल हो गया। अब ऑस्मोसिस को मैं तीन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, दिस इज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड एक्सपेरिमेंट। यहाँ तीनों में ही हम लोग क्या लेंगे, सेल को समझेंगे कि अगर रेट किसी भी कॉन्सेंट सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की या सॉल्यूट की हम लोग ज्यादा या कम करेंगे तो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस तरीके से काम करेगी और रिजल्टेंट हमारा सेल जो है वो कैसे होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर तीन चीजें लेंगे, यहाँ पर हम लोग तीन सोल्यूशन लेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, ये हमने तीनों क्या लिए हैं, अलग अलग सोल्यूशन लिए हैं। अब यहाँ पर जो हमने सोल्यूशन बनाया है इसमें हम लोग सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट जो है या तो हम सॉल्ट ले सकते हैं या वाटर ले सकते हैं। एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको सॉल्ट प्लस वाटर, अगर मैं वाटर के अंदर मैंने आपको समझाया था अगर हम सोल्यूशन बनाते हैं तो दो चीजें होती है, फर्स्ट इज सॉल्यूट, सेकंड इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है वो हमारा चीज कम क्वांटिटी में होगी और सॉल्वेंट हमारी ज्यादा में होगी, क्योंकि सॉल्यूट को किसके अंदर मिक्स होना है, सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होना है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा सोल्यूशन लिया है, सॉल्ट प्लस वाटर का सोल्यूशन लिया है। अब देखो, हाइपर मतलब होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, आइसो मतलब होगा सेम कॉन्सेंट्रेशन और हाइपो होगा
लेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हाइपर हाई, आइसो सेम एंड हाइपो लेस कॉन्सेंट्रेशन। अब हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसकी हाई, सेम और लेस बोल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर की कहाँ बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल यानी सेल के बाहर, ठीक है। साइटोप्लाज्म में तो साइटोप्लाज्म हमने बोला था फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर वाटर कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, लो है, और बाहर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज्यादा है। यहाँ पर लो है और यहाँ पर हाई है। तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा, सेल के बाहर से सेल के अंदर, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा, अब एक आपने क्या लिया, एक बलून लिया, उसके अंदर आप वाटर फिल करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो बलून की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको सेल मेम्ब्रेन समझो, ठीक है। उसके अंदर जैसे जैसे वाटर भरते जाओगे, बाहर वाटर कैसा है, हाई है, कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और वाटर के बलून के अंदर वाटर नहीं है तो कॉन्सेंट्रेशन वहां कैसा है, कम है। अब हम उसको मूवमेंट कैसे करा रहे हैं, फ्रॉम दैट होल। तो आपको ये नहीं है कि वो जो मेम्ब्रेन है उसमें से एब्जॉर्ब करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जैसे जैसे मैं उसके अंदर वाटर फिल करती जाऊंगी तो वो क्या होगा, वो एक्सपैंड होता जाएगा। सिमिलरली जब सेल जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो कैसे होता जाएगा, एक्सपैंड होता जाएगा। क्या एक्सपैंड होगा, हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारा कैसा होता जाएगा, एक्सपैंड होता जाएगा। रिजल्ट हमारा सेल जो है वो कैसा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक है। हमारा सेल कैसा हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, यानी फूल जाएगा, ठीक है। कब, जब हमारी सेल मेम्ब्रेन एक्सपेंड होगी। और हमारी सेल मेम्ब्रेन एक्सपेंड कब होगी, जब कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा हो, अंदर कम हो, हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसकी हेल्प से वाटर मूव कर रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन एक्सपैंड होगी और हमारा सेल जो है वो स्वेलअप हो जाएगा। आइसोटोनिक के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बाहर और अंदर, ठीक है, दोनों ही जगह जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी है, सेम है, ठीक है। ना ही कम है ना ही ज्यादा है, तो यहाँ पर जो मूवमेंट है इक्वल रहेगा। ना ही बाहर का वाटर अंदर आएगा और ना ही अंदर का वाटर बाहर जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, हमारा जो सेल की जो ओरिजिनल पोजीशन थी या ओरिजिनल कंडीशन जो थी, हमारा सेल जो है उसी कंडीशन के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर हमारा सेल जो है वो कैसा रहेगा, सेल रिमेन्स सेम, ठीक है। हमारा सेल जो है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, किस कंडीशन के अंदर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब हम हाइपो की बात करें तो हम यहाँ पर हाइपो, हमने क्या बोला, लेस कॉन्सेंट्रेशन होगी किसकी, वाटर की। अब देखो, जब हम वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम कर देते हैं तो हमारे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हमारा सॉल्यूशन कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। और जब हमारे सॉल्यूशन की वाटर में वाटर ज्यादा ऐड कर देते हैं तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, डाइल्यूटेड। तो हाइपरटोनिक की बात करें तो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसा था, डाइल्यूटेड था। और हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है उसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेस है, तो वो कैसा हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड यानी गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, बाहर जो है H2O कम है और अंदर H2O कैसा है, ज्यादा है, ठीक है। बाहर क्या है, कम है और अंदर कैसा है, हाई है। तो मूवमेंट कहां से कहां होगा, अंदर से बाहर की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि क्या बोला है हम लोगों ने, द मूवमेंट ऑफ water from higher concentration towards lower concentration through a semi-permeable membrane is known as osmosis, ठीक है। तो यहाँ पर हाई है और यहाँ पर लो है, तो मूवमेंट कहाँ से होगा, अंदर से बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। और रिजल्ट क्या होगा, हमारा सेल जो है वो भी कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा यानी सिकुड़ जाएगा, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा ये, क्यों, क्योंकि जितना भी अंदर का वाटर था वो सारा कहाँ मूव कर गया, बाहर मूव कर गया, जिसकी वजह से हमारा सेल जो है वो सिकुड़ गया। ये तीनों ही चीजों, तीन हम लोगों ने ऑस्मोसिस के रेट को बताया है कि अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का अलग अलग रखेंगे तो क्या क्या रिजल्ट होगा हमारे सेल के ऊपर। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आपको समझ
आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा सेल मेम्ब्रेन को डिटेल्ड में, स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग। अब सेल मेम्ब्रेन हम बात देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन बना हुआ किस किस चीज का होता है, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या होता है, वो काम कैसे करता है। अब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, एनक्लोज करता है सेल को, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर लेयर होती है, इतना हमने समझ लिया। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस परफॉर्म करता है। डिफ्यूजन हम लोगों ने पढ़ लिया, ऑस्मोसिस हम लोगों ने पढ़ लिया। तो सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये बनी हुई होती है तीन चीजों की। अब वो तीन चीजें क्या होती हैं, फर्स्ट थिंग होती है फॉस्फोलिपिड। किसकी बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। सेकेंड थिंग, सेकेंडली ये बनी हुई होती है कोलेस्ट्रॉल की, कोलेस्ट्रॉल। एंड थर्ड थिंग इज प्रोटीन। ये तीन चीजों की हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, जिसके अंदर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट किसका होता है, फॉस्फोलिपिड्स का होता है। यानी अगर हमारी सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ सेल मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर या लिपिड बाइलेयर। कहीं किसी किसी बुक में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर लिखा होता है, किसी किसी में लिपिड बाइलेयर लिखा हुआ होता है। तो हम पहले बात करेंगे फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर की कि वो अरेंज किस तरीके से होता है। अब हम फॉस्फोलिपिड की बात करें तो फॉस्फोलिपिड भी तीन चीजें कॉन्स्टिट्यूएंट करता है, ठीक है। वो कौन सी तीन चीजें होती हैं, पहला ये बना हुआ होता है फॉस्फेट का, ठीक है। सेकेंड ये बना होता है ग्लिसरॉल एंड थर्ड इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड। अब यहां पर मैं आगे इंटू वन एंड इंटू टू लिख रही हूँ। ये क्यों लिख रही हूँ मैं आगे आपको बताती हूँ। एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर एक फॉस्फेट होता है, एक ग्लिसरॉल होता है और दो फैटी एसिड्स की चेन होती है। अब वो कैसे अरेंज होती है देखिए, दिस इज फॉस्फेट, दिस इज फैटी एसिड, और इनको ज्वाइन करने के लिए जो बैकबोन का काम करता है, यहाँ पे काम करता है ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या है, यहाँ पर बैकबोन की तरह काम कर रहा है। ये हमारा हो गया हेड रीजन और ये हो गया हमारा टेल रीजन। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखो तो फॉस्फेट एक ही है, ग्लिसरॉल एक ही है, बट फैटी एसिड्स की दो चेन है, ठीक है। तो एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल क्या कंसिस्ट करता है, वन फॉस्फेट, वन ग्लिसरॉल एंड टू फैटी एसिड्स चेन, ठीक है। तो ये रीजन जो है दिस इज फॉस्फेट, this is glycerol and this is fatty acid। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। और हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की कंबाइंडली बाइलेयर होती है। बाइलेयर यानी दो लेयर। अब ये बाइलेयर स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ होता है ये मैं आपको आगे समझाती हूँ, ठीक है। अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो अब तक हम सेल कैसा बना रहे थे, ऐसा, और ऐसा ही बनता है। बेसिक स्ट्रक्चर की जब हमने बात करी तो हमने एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर ही बनाया था। तो इसमें अरेंजमेंट जो होता है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। इस तरीके से पूरा सर्कुलरली अरेंज होता है। अब होता क्या है यहाँ पर, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस स्ट्रक्चर में दो एंड्स होते हैं, ठीक है। एक हेड रीजन दिख रहा है आपको, एक टेल रीजन दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो हेड रीजन होता है और ये जो टेल रीजन होता है इसमें दो चीजें होती है, आपको दो टर्म समझनी पड़ेगी उसके लिए। एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। देखो हाइड्रो तो फॉस्फेट वाला जो पार्ट है वो होता है हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये वाला जो पार्ट होता है हमारा टेल रीजन ये होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होता क्या है, देखो हाइड्रो मतलब क्या हो गया, वाटर। टर्म्स को छोटा करके इजी करके अगर हम लोग समझे तो टर्म्स काफी इजी हो जाती है और हम इजीली इनको डिफाइन
कर सकते हैं। तो हाइड्रो क्या हो गया, वाटर, और फिलिक मतलब होता है लविंग, यानी ये कैसा हो गया, ये वाटर लविंग एंड है, यानी इसको पानी बहुत पसंद है। ये हो गया हाइड्रो यानी वाटर, और फोबिया हम बोलते हैं भाई फोबिया हो रहा है इसे, इसको हाइट से फोबिया है, इसको आग से फोबिया है ना। तो फोबिया मतलब होता है फियर, या फिर हम बोल सकते हैं हेट। तो इसको या तो हम बोल सकते हैं इसको वाटर से फियर है, या फिर ये वाटर को हेट करता है। ठीक है, तो अपर एंड जो है वो हमारा हाइड्रोफिलिक है यानी वाटर लविंग पार्ट है, और लोअर एंड जो है हमारा हाइड्रोफोबिक यानी वाटर फियरिंग और वाटर हेटिंग पार्ट है, यानी इसको पानी पसंद नहीं है पर इसको पानी बहुत पसंद है। तो पानी के कांटेक्ट में, क्योंकि हमारी सेल जो है, सेल के अंदर क्या है, सेल अभी हमने ऑस्मोसिस तीनों केसेस में पढ़ा, तो वाटर का कंसंट्रेशन हमने अंदर भी बताया, बाहर भी बताया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सेल जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली किसके कांटेक्ट में रहता है, वाटर के कांटेक्ट में, या फिर किसी भी सॉल्वेंट के कांटेक्ट में या सॉल्यूट के कांटेक्ट में रहता है। और हमने सेल मेम्ब्रेन क्या बोला था, सेल मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वो क्या करती है, सिर्फ कुछ चीजों को ही अंदर आने देगी और कुछ ही चीजों को बाहर जाने देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड होंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होगा। अगर मैं इसको एक लीनियर ग्राफ बनाऊं या लीनियर फॉर्म में बनाऊं, यानी एक स्ट्रक्चर में सर्कुलर फॉर्म में ना बनाते हुए अगर मैं इसका सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। ठीक है, बहुत पास पास में होते हैं। अब हमने क्या बोला, लिपिड की बायलेयर होती है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर, और यहाँ पर होंगी हमारी सेकंड लेयर, यानी ये क्या है, एक लिपिड बायलेयर का बना हुआ होता है। ये हो गई भाई फॉस्फोलिपिड की बायलेयर, जिसके अंदर क्या है, फॉस्फेट, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड हो गई। अब ये चीज आपको समझ में आ गई, फॉस्फोलिपिड क्या काम करता है, मेजर लेयर बनाता है हमारे सेल मेम्ब्रेन की। कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है, यहाँ पर जितनी भी फ्लूइड्स हैं उनको क्या करता है, एंट्री, फ्लूइड्स की जो एंट्री होती है उसके ऊपर क्या करता है, थोड़ी बहुत पाबंदी लगाता है, यानी फ्लूइड्स की एंट्री को रोकेगा। अगर ये फ्लूइड्स की एंट्री को नहीं रोकता है तो सारी चीजें क्या होगी, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जा पाएगी और एक्सटर्नली से इंटरनली आ पाएगी। तो ये क्या करता है, फ्लूइड की जो एंट्री होती है उसको थोड़ा बहुत रोकने का काम करता है। अब कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है, अंदर की तरफ छोटे छोटे ब्लॉक्स में सर्कुलर बना रही हूं, ये हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो इस तरीके से एम्बेडेड होता है। अब प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन तो वही हमारी बॉडी का मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन का क्या काम होता है, अब देखो सेल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो बहुत कम चीजों को आने देगी जाने देगी। ठीक है, और उसके ऊपर हमारा कोलेस्ट्रॉल और है, तो वो बहुत सारी फ्लूइड की एंट्री और एग्जिट को रोकेगा, और हमारे जितने भी ये जो चीजें मैं भी आपको आगे बताऊंगी कि ये सब जो है वो फ्लूइड होते हैं, यानी ये मूव कर सकते हैं। अपेरेंट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते पर अपने डायरेक्शन में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको कौन रेजिस्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल रेजिस्ट करता है। अब प्रोटीन जो है वो 3 तरीके से अरेंज होता है इसके अंदर। ठीक है, हो सकता है कि प्रोटीन जो है वो हमारी फॉस्फोलिपिड की लेयर के ऊपर अटैच हो, या फिर आधा एम्बेडेड और आधा बाहर हो, और थर्ड केस में हो सकता है हो सकता है कि ये पूरा ही बाहर हो। ठीक है, 3 केसेस के होते हैं। तो हम इन तीनों की बात करें तो इनको हम नेमिंग दे देते हैं। ये होता है पेरिफेरल, पेरिफेरी पे प्रेजेंट है इसलिए पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, ये आधा अंदर है आधा बाहर है, इसलिए इसको हम नेमिंग देते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, और ये बाहर है दोनों साइड से, तो हम इसे नेम देते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन।
ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन। तीनों ही प्रोटीन्स होते हैं और इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, अब इसका फंक्शन समझ रहे हैं हम लोग। सेल मेम्ब्रेन में अगर अंदर ये वाला अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट और ये हो गया हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर किसी भी चीज की अंदर से बाहर की तरफ एंट्री हो रही है तो कौन काम कर रहा है, ये बहुत पास पास में होते हैं, इसलिए क्या करेंगे, कुछ ही चीजों को अपने अंदर से क्या करेंगे, पास ऑन होने देंगे। तो जिनको पास ऑन होने देंगे वो पास ऑन हो जाएंगे, जिनको नहीं होने देंगे वो क्या किसकी हेल्प से पास ऑन होंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये वाला जो एंड है, हमने क्या बताया, ये वाला जो एंड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो इसको वाटर से लव नहीं है, तो इसको वाटर से डर लगता है, तो ये क्या करेगा, बहुत कम चीजों को ही अपने अंदर से पास ऑन होने देगा। ठीक है, तो वाटर जो है पास ऑन होगा कैसे, थोड़ा बहुत इससे हो जाएगा, बाकी जो हमारे प्रोटीन होते हैं उनके अंदर डायरेक्टली हमारा जो वाटर है, चाहे वो इंटरनली से जाए, चाहे वो एक्सटर्नली टू इंटरनली और इंटरनली टू एक्सटर्नली, कैसे भी जाए, तो वो डायरेक्ट पैसेज जो है, हम बोल सकते हैं कि एक रास्ता है, एक गेट है, जो क्या करेगा, सीधा वाटर के मूवमेंट के लिए या किसी भी दूसरी इस टाइप के न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए खुला हुआ होता है, जिनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती है, पर वो हमारे सेल के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो उनके लिए कौन काम करते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं, डायरेक्ट उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, हमारी सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड जो है वो क्या काम करते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्लूइड की एंट्री को जहां तक रोक पाता है थोड़ा बहुत वो रोकने का काम करता है, और प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और सेकेंडली क्या होते हैं, गेट्स, या फिर हम बोल सकते हैं पैसेज होते हैं, जो क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स की एंट्री को अलाउ करते हैं। ठीक है, या तो एंटर होने देंगे या फिर एग्जिट होने देंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब अगर मैं इसका टॉप व्यू यानी ऊपर से अगर मैं इसको देखूं तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये तो हो गए भाई हमारे फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड हो गए। उसके बाद इसमें कहीं कहीं क्या है, कोलेस्ट्रॉल जुड़ा हुआ है, और उसके अलावा इसमें प्रोटीन के ब्लॉक्स भी हैं। देखो हमने क्या किया है, कोलेस्ट्रॉल को डॉट फॉर्म से शो किया और प्रोटीन को हमने सर्कल के फॉर्म में शो किया, जिसको हमने फिल नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से समझना कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, हमारा प्रोटीन हो गया, ये हमारे फॉस्फोलिपिड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। दिस इज कोलेस्ट्रॉल, दिस इज प्रोटीन and this is phospholipid। ठीक है, अब इसको ऊपर से देखें तो ये एक आर्ट फॉर्म दिखता है, जैसे हम लोग ड्राइंग्स बनाते हैं तो उसमें अच्छे अच्छे से कलर करते हैं, हाईलाइट करते हैं, फिर उसके बाद हम कोई भी डिटेलिंग ऐड करनी होती है हमें, तो हम उसको अलग कलर से शो करते हैं, लेबलिंग अलग अलग कलर से करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम एक आर्ट पीस बनाते हैं। सेम अगर हम उसको ऊपर से देखें तो ये कैसा दिखता है, एक आर्ट फॉर्म में दिखता है। ठीक है, तो आर्ट फॉर्म में दिखता है। मोज़ेक पैटर्न अगर आप समझे तो मोज़ेक पैटर्न क्या होता है, अलग अलग कलर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं एक पार्ट में और वो एक आर्ट फॉर्मेशन करता है। तो ये किस फॉर्म में हो गया, मोज़ेक फॉर्म में हो गया। ठीक है, मोज़ेक फॉर्म में हो गया। तो ये क्या हो गया भाई, एक मोज़ेक मॉडल। अब इस मॉडल को पूरा नाम, इस मॉडल का पूरा नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब आप पूछोगे कि मैम ये फ्लूइड कहाँ से आया, फ्लूइड क्या आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कौन रोक रहा है, एंट्री को कोलेस्ट्रॉल रोक रहा है। तो क्या होगा, ये जो है मैंने अभी आपको बोला था, यहाँ पर जो हमारे प्रोटीन्स जो हैं वो फ्लूइड होते हैं। क्यों होते हैं कि भाई अपनी पोजीशन अपेरेंटली चेंज नहीं करेगा कि यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, ये यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, ऐसा कुछ नहीं, बट क्या करेगा, अपने डायरेक्शंस को थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। इस तरीके से ये इधर मूव कर सकते हैं, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं थोड़ा बहुत इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो इनके जो मूवमेंट है उस टर्म को हमने किससे डिफाइन कर दिया, फ्लूइड। पैटर्न बन रहा है तो हमने क्या बोला, मोज़ेक। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो बताया गया था 1972 के अंदर, यानी सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसे डिटेल्ड पढ़ा गया था, ये रहा।
और उसको नेमिंग क्या दी गई थी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन द ईयर ऑफ 1972। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो तीन चीजों की बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, जिसके अंदर हम फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसके अंदर एक फॉस्फेट होता है, ग्लिसरॉल की बैकबोन होती है और उसके अलावा फैटी एसिड होते हैं। अपर एंड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, लोअर एंड जो है हाइड्रोफोबिक होता है और कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हमें देखने के लिए मिलता है, जिसका अगर हम अपर व्यू देखें तो वो एक मोज़ेक फॉर्म में दिखता है, जिसे हमने और इसे नेम क्या दिया गया, इस मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नेम दिया गया इन द ईयर ऑफ 1972। तो अब अगर इसके अंदर हम बात करें, अब इसके अंदर किस चीजों की एंट्री दी जाएगी, किस चीजों की एंट्री नहीं दी जाएगी, उसको समझते हैं। अब देखो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किस चीजों को पसंद करती है। सेल मेम्ब्रेन जो है स्मॉल, जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा और जितना नॉन पोलर होगा, ठीक है, पोलर नॉन पोलर आपको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो जितना स्मॉल मॉलिक्यूल होगा और जितना नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, जितना स्मॉल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा सेल मेम्ब्रेन उसको पास होने देगा अपने अंदर से। ठीक है, अब पास होने देगा तो हम इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई स्मॉल और नॉन पोलर के हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं कि भाई स्मॉल और नॉन पोलर या फिर ऐसे किन किन चीजों को हमारे सेल मेम्ब्रेन जो है वो पास ऑन होने देगी। स्मॉल और नॉन पोलर की बात करें तो O2 एंड CO2, O2 CO2 हो गया, तो ये गैसेस हो गई। अब ये गैसेस हैं तो गैसेस के मूवमेंट को जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो इजीली क्या करेगी, फास्टली मूव करेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई भाई, ये गैसेस हो गई, तो इसके अंदर से सेल मेम्ब्रेन जो है ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। अब इसके अंदर से इजीली पास हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर तो है नहीं, इसको पानी से डर है, पर ये तो गैसेस है तो इजीली मूव हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज मूवेबल, इजीली मूव कर पाएंगे। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं स्मॉल, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं हमारा मॉलिक्यूल कैसा है, स्मॉल है पर कैसा है, पोलर है। अब स्मॉल और पोलर की अगर हम बात करें तो स्मॉल और पोलर में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं भाई, वाटर हो गया और क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। वाटर इजीली मूव कर सकता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, यस, इफ क्या हो, यहाँ पर मूवमेंट जो होगा वो फास्ट होगा, स्लो होगा, ये देखते हैं। अब देखो ये वाला एंड जो है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक, तो ये तो जाने देगा, पर ये एंट्री को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो यहां से यहां तक वाटर को जाने में क्या होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, पर अपर लेयर और आउटर लेयर से वाटर जो है एंटर और एग्जिट हो सकता है, यानी परमिट तो कर रही है मेम्ब्रेन की भाई वाटर और पास हो सकते हैं। इथेनॉल यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारा सिंपल फॉर्म ऑफ अल्कोहल है। ठीक है, तो ये जो है ये मूव करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोफिलिक एंड है तो ये तो इसको परमिट देंगे, पर ये क्या करेगा, स्लो मूव करेगा, क्यों, क्योंकि अंदर कौन सा एंड है भाई, हाइड्रोफोबिक एंड है, जो क्या करेंगे, एंट्री को रोकेंगे। थर्ड केस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो थर्ड में हमने क्या लिया, हमारा मॉलिक्यूल तो ले लिया हमने बड़ा, पर क्या ले लिया, नॉन पोलर। देखो भाई सेल मेम्ब्रेन को क्या पसंद है, स्मॉल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल पसंद है, तो ये स्मॉल था, ये नॉन पोलर था तो इजीली फास्ट मूव कर गया, ये स्मॉल था पर पोलर था तो इसलिए स्लो मूव किया पर मूव कर गया। ये लार्ज है और ये नॉन पोलर है तो ये मूव करेगा, हाँ करेगा, क्यों भाई, क्योंकि ये नॉन पोलर है। तो अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो ये हो गया भाई बेंजीन, ले लो बेंजीन। फन फैक्ट ये है कि काफी सारी लैब्स के अंदर बेंजीन जो है वो काम में लिया जाता है, पर साइंटिस्ट की डिस्कवरी से ऐसा पता चला है कि सेल में बेंजीन जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट तो कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्योंकि नॉन पोलर है, पर ये हमारी बॉडी के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल या हजार्डियस हो सकता है। तो यहाँ पर मूवमेंट तो करेगा, पर मूवमेंट जो है वो कैसे करेगा,